सिंगापुर एयरपोर्ट से यात्रियों से भरी एक प्लेन सुरक्षित टेक ऑफ करता है। वे अमेरिका जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी अचानक ही प्लेन एक भयानक तूफान में फंस जाता है और तेज बिजली गिरने की वजह से प्लेन की कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम्स खराब हो जाती हैं। सिचुएशन इतनी खतरनाक हो जाती है कि पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। प्लेन को एक सुनसान और बिल्कुल दूर दराज आइलैंड पर उतारा जाता है। शुरू में पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को लगता है कि वो बस तूफान से बच गए हैं, लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू होने वाला था। उन सबको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस आइलैंड पर बहुत ही खतरनाक और निर्दयी लोग रहते हैं। ऐसे लोग जो किसी सरकार का कानून नहीं मानते, यहाँ तक कि किसी भी देश की आर्मी भी उस जगह पर जाने से डरती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सभी लोग इस खतरनाक आइलैंड से जिंदा बचकर बाहर निकल पाएंगे? तो कहानी की शुरुआत एयरपोर्ट से होती है, जहाँ हम ब्रैड नाम के पायलट को देखते हैं जो तेजी से विमान की तरफ बढ़ रहा होता है और वीडियो कॉल पर अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। डेनियला थोड़ी नाराज है क्योंकि उसके पापा हमेशा काम में बिजी रहते हैं, लेकिन ब्रैड उसे भरोसा दिलाता है कि अमेरिका पहुंचते ही वे जरूर मिलेंगे। इस बातचीत में पिता और बेटी का प्यार और उनकी चिंता साफ झलकती है। उसके बाद ब्रैड जहाज के केबिन में आकर को पायलट से मिलता है जिसका नाम डेल होता है। डेल थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि आज वह पहली बार फ्लाइट उड़ाने वाला था। कुछ ही देर बाद वहां एयरलाइन कंपनी के वेदर डिपार्टमेंट का हेड कैप्टन को बताता है कि आज उन्हें बहुत खराब मौसम से गुजरना पड़ेगा, खासकर साउथ चाइना सी के ऊपर से मौसम बिगड़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये सुनकर कैप्टन कहते हैं कि प्लेन को किसी दूसरे रूट से ले जाना चाहिए ताकि रिस्क कम हो, लेकिन कंपनी की तरफ से साफ मना कर दिया जाता है और कारण बताया जाता है कि अगर रूट बदला गया तो लगभग 18,000 लीटर एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा। साथ ही उन्हें ये भी बताया जाता है कि आज की फ्लाइट में यात्रियों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए कंपनी चाहती है कि कम से कम खर्च में प्लेन को अमेरिका तक पहुंचा दिया जाए ताकि कंपनी का प्रॉफिट बना रहे। तभी एक एयर होस्टेस आकर ब्रैड को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अफसर ब्रैड को बताता है कि इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना होगा जिसका नाम टोनी है। टोनी एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक इंसान है जो उस पर मर्डर का केस है और अब इसे प्लेन के जरिए दूसरी देश ले जाकर उसे उम्र भर कैद के लिए जेल में डाला जाएगा। वो पुलिस अफसर ब्रैड से कहता है कि यह जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम एक काबिल और समझदार पायलट हो। उसके साथ एक पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रहेगा। पुलिस अधिकारी कैप्टन से कहता है कि उन्हें सबसे पीछे की सीट दी जाए ताकि वह आम यात्रियों से अलग रहें। कैप्टन उनकी बात मानकर उन्हें बिल्कुल पीछे की सीट दे देता है। इसके बाद सभी यात्रियों को अपनी अपनी सीट पर बैठने को कहा जाता है और प्लेन के कैप्टन सभी क्रू मेंबर्स से कहते हैं कि वे सभी लोग उस अपराधी से दूरी बनाकर रखें क्योंकि वह अपने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का खतरा नहीं लेना चाहते थे। सब कुछ चेक करने के बाद फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाती है। धीरे धीरे प्लेन सिंगापुर से उड़ान भरता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। वाइस कैप्टन डेल अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगता है। ब्रैड डेल को मोबाइल में अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और काम की वजह से हम लोग एक साथ नहीं रहते। मेरी बेटी अमेरिका ही में रहती और आज हम उनसे मिलने वाले हैं। तभी डेल कहता है, आपके वाइफ और बेटी से दूर रहना काफी मुश्किल होता होगा ना? लेकिन ब्रैड कहता है कि मेरी वाइफ 3 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है। यहाँ ब्रैड थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है, हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा और कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ जहाज में बैठे पैसेंजर्स सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ देर बाद उनके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। केबिन में बैठे दोनों पायलट्स भी बहुत खुश थे और जहाज भी नॉर्मल तरीके से फ्लाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और जहाज हल्के से झटके लेने लगा, जिस वजह से ब्रैड परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने के लिए अनाउंस करता है और रेडियो के जरिए वह कंट्रोल टावर से बात करने की कोशिश करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से यहाँ के सारे रेडियोज काम करना बंद कर देते हैं। तभी अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है, जिस वजह से प्लेन जोर जोर से झटके लेने लगता है। ब्रैड पैसेंजर्स का हाल देखने के लिए केबिन से बाहर जाता है। पैसेंजर्स को देखकर ब्रैड को थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है क्योंकि सभी पैसेंजर्स सेफ थे। पर यहाँ अब धीरे धीरे लाइट बंद होती जा रही थी और तभी प्लेन को कई और झटके लगते हैं, जिससे ब्रैड का सिर सामने छत से टकराकर नीचे गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इन हालात को देखते हुए सभी यात्रियों की हालत खराब होने लगी थी। ब्रैड जल्दी से वापस केबिन में आकर अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। यह उनके लिए काफी मुश्किल टाइम था। मौसम खराब होने की वजह से उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ब्रैड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर प्लेन को एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है। ये लोग फौरन जहाज का अल्टीट्यूड कम करने लगते हैं और जहाज तेजी से नीचे की तरफ जाने लगता है। प्लेन के अंदर मौजूद पैसेंजर्स काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी क्रिमिनल टोनी के साथ जो पुलिस अफसर आया होता है उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। वो अपने मोबाइल फोन को उठाने के लिए अपना सीट बेल्ट खोल लेता है, जिसकी
मदद करने के लिए एक एयर होस्टेस भी अपना सीट बेल्ट खोलकर आगे आती है। अब क्योंकि प्लेन तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था, जिस वजह से उनका सीट बेल्ट खुलते ही यह दोनों तेजी से ऊपर छत से टकरा जाते हैं। ये दोनों इतनी तेजी से छत से टकराते हैं कि उनकी तुरंत मौत हो जाती है। इतने में प्लेन काफी कम अल्टीट्यूड पर आ जाता है और किसी तरह करके यह दोनों पायलट प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन तेज बिजली गिरने की वजह से प्लेन की कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सिस्टम्स खराब हो जाती हैं। इसलिए ब्रैड जहाज को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचा सकता था, जिस वजह से ब्रैड जहाज को नीचे लाकर समंदर में क्रैश लैंड करने का सोचता है। लेकिन सभी को बचने की संभावना बहुत कम थी क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत तेज थीं। तभी कैप्टन को थोड़ी दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। उन्हें नहीं पता वो जगह कौन सी है, लेकिन अगर जिंदा बचना है तो वहीं लैंडिंग करनी होगी। किसी तरह वो प्लेन को उस आइलैंड की तरफ मोड़ते हैं। क्रैश लैंडिंग होने से पहले ही वो आइलैंड की एक सड़क पर बहुत सावधानी से प्लेन को सेफली लैंड करा देते हैं। लेकिन इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था, जो कभी भी प्लेन में ब्लास्ट हो सकता था। इसलिए ब्रैड सभी यात्रियों को जल्दी जल्दी प्लेन से नीचे उतार दिया जाता है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो जाती है। एक वह पुलिस अधिकारी था और दूसरा प्लेन का एक क्रू मेंबर। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में एयरलाइन कंपनी के हेडक्वार्टर में कंपनी के मालिक टैरी को जैसे ही खबर मिलती है, वह तुरंत एक मीटिंग बुलाते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्लेन सिंगापुर से उड़ान भरने के बाद फिलीपींस के किसी इलाके में गायब हो गया है, लेकिन सही लोकेशन किसी को भी नहीं पता थी। इसलिए टैरी डेविड नाम के एक स्पेशल रेस्क्यू ऑफिसर को बुलाते हैं और प्लेन को ढूंढने और यात्रियों को बचाने की जिम्मेदारी उसे दी जाती है। इतने खतरनाक और खराब मौसम में प्लेन को भेजे जाने पर वह भी हैरान होता है और कहता है कि तूफान इतना खतरनाक है, फिर भी किस गधे ने परमिशन दिया उसको। तभी वीडियो कॉल के जरिए प्रोटोकॉल से बात होता है तो वह कहता कि ये एयरलाइन प्रोटोकॉल है, पैसेंजर्स कम था तो इसलिए सबसे अच्छा रास्ता वही था, मुझे लगा कि वे लोग निकल जाएगा। तब डेविड कहता, आपको लगा आप कोई वेदर मास्टर हो क्या? वैसे अपने कितने फ्यूल बचा लिया? तो वह कहता है कि 12,000 लीटर। तभी डेविड कहता है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो 10 गुना देना पड़ेगा। उसके बाद वह बिना समय गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता है, क्योंकि हर एक मिनट उसके लिए बहुत कीमती था। प्लेन फिलीपींस के पश्चिम के उस इलाके में गायब हुआ था जहां आतंकवादियों का राज चलता है। अगर वहां के लोग यात्रियों को बंधक बना लेते तो उनका जिंदा बचकर लौटना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए रेस्क्यू ऑफिसर डेविड ने 4 लोगों की एक स्पेशल टीम तैयार करता है। वे अपने साथ आधुनिक हथियार और काफी ज्यादा पैसे लेकर निकलते हैं। दूसरी तरफ उस आइलैंड पर सभी यात्रियों के बीच अभी भी डर का माहौल था, क्योंकि वहां कोई मोबाइल सिग्नल नहीं था। प्लेन के कम्युनिकेशन डिवाइस और रेडियो भी पूरी तरह खराब हो चुके थे। उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। अब यहाँ से वे सुरक्षित बचकर लौट पाएंगे या नहीं, इसे लेकर सभी यात्रियों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। ब्रैड सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिसे हम बाकी चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम और शांति से रहें और आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद ब्रैड प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर वो देखता है कि जहाज में पावर काफी कम है, इसलिए उन्हें मदद के लिए किसी तरह से संपर्क करना होगा। ये लोग मैप निकाल कर खुद ही अपनी लोकेशन देखने लगते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर ये लोग किस जगह पर हैं। ब्रैड का साथी डेल नक्शा देखकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो किसी सरकार या पुलिस की बात नहीं मानते। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हमारी सरकार भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रैड कहता है कि अब कहीं से भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ पर बुलाना ही होगा ताकि वो आकर हम सबको बचा ले, क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। जिसके बाद ये दोनों मदद बुलाने के लिए रेडियो ठीक करने लगते हैं, लेकिन आसमानी बिजली के टकराने से रेडियो बिल्कुल खराब हो चुका था। अब ब्रैड सभी पैसेंजर्स के पास आकर उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा, लेकिन आप सब परेशान मत हो। ब्रैड उन्हें तसल्ली देता है कि जब हम प्लेन लैंडिंग कर रहे थे तब मैंने पास में एक गांव देखा था। हम वहां जाकर रेडियो को ढूंढेंगे और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन बताकर रेस्क्यू टीम को यहाँ पर भेजने के लिए कहेंगे, जो आकर आप सब लोगों को बचा लेंगे। और यहाँ ब्रैड एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो कहता है कि मेरे साथ टोनी जाएगा। ये कहकर वह टोनी की हथकड़ी खोल देता है। यहाँ ब्रैड डेल से कहता है कि तुम जहाज की पावर को रिपेयर करने के काम पर लग जाओ। मैं जल्द ही किसी को कांटेक्ट के जरिए रेस्क्यू टीम को यहाँ तक लाने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद टोनी और ब्रैड रेडियो ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में टोनी ब्रैड को उस पर भरोसा करने के लिए थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ हम इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी ग्रुप को देखते हैं, जिनके पास एक आदमी दौड़ कर आता है और वह आदमी उस ग्रुप के लीडर को बताता है, जिसका नाम दातू होता है। वह आदमी कहता है कि मैंने रात में एक प्लेन को माइनिंग आइलैंड पर प्लेन को लैंडिंग करते हुए देखा है, इमरजेंसी की वजह से, और उसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग देश से हैं। ये सुनकर दातू उस आदमी को कुछ पैसे देता है और ग्रुप का लीडर अपनी टीम से तैयार होने को कहता है, क्योंकि शायद ये लोग उन्हें लूटने की इरादे से जाने वाले थे। दूसरी तरफ जंगल में ब्रैड और टोनी
आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रैड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब ब्रैड उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता और यहाँ एक खतरनाक प्राइवेट आर्मी है जो मेरे साथ मिलकर तुम्हें सामना करना है। तब टोनी ब्रैड से कहता है कि मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ और मैं यूएस मिलिट्री में कई साल ड्यूटी कर चुका हूँ। कुछ ही देर में पीछे से टोनी की आवाज आनी बंद हो जाती है। जब ब्रैड पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं था, लेकिन कैप्टन जानता था कि इस घने जंगल में अकेले जिंदा रहना कितना मुश्किल है, इसीलिए वह इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता रहता है। जंगल के अंदर काफी दूर आने के बाद कैप्टन को एक पुराना घर दिखाई देता है। दीवारों पर गोलियों के निशान थे और जमीन पर भी बहुत सारी गोलियां पड़ी हुई थीं। कैप्टन सावधानी से अंदर जाता है, लेकिन पूरा घर खाली और सुनसान था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक टेलीफोन पर जाती है। फोन खराब था, लेकिन किसी तरह वह उसे ठीक कर लेता है। कैप्टन तुरंत कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता है और उन्हें अपनी मौजूदा स्थिति और सही लोकेशन के बारे में बताता है। लेकिन फोन पर मौजूद व्यक्ति इसे एक मजाक समझ लेता है, क्योंकि सुबह से ही कई लोग ऐसे ही कॉल करके मजाक कर रहे थे, इसलिए वह कॉल काट देता है। अब ब्रैड के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह अपनी बेटी को फोन करता है और उसे पूरी बात अच्छे से समझाकर वह अपनी बेटी से कहता है कि इस खबर को तुरंत एयरलाइन कंपनी तक पहुंचा दे। बात करते करते अचानक पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन किसी तरह ब्रैड उसे मार देता है। तभी 2 गोलियों की आवाज आती है और एक आदमी उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ब्रैड तुरंत टेबल के पीछे छुप जाता है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि टोनी था। उसने बाहर 2 आतंकवादियों को मार गिराया था और कैप्टन को बचाने के लिए अंदर आया था, क्योंकि वह भागकर जाता भी तो कहां। इस द्वीप के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और चारों तरफ घना जंगल था। टोनी ब्रैड की सुरक्षा के लिए उसे एक बंदूक देता है और थोड़ा पानी पीने को कहता है। खुद को संभालते हुए ब्रैड सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वहाँ वह एक अजीब चीज देखता है। एक कमरे में वीडियो कैमरे लगे हुए थे और सामने खून के निशान थे। वहाँ अलग अलग देशों के पासपोर्ट भी पड़े थे। जब वे कैमरे में रिकॉर्ड की गई वीडियो देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। ये आतंकवादी अलग अलग देशों के लोगों को इस आइलैंड पर पकड़ कर रखते हैं, फिर पैसों के बदले उन्हें छोड़ते हैं और अगर पैसा न मिले तो बेरहमी से मार देते हैं। ये सब समझते ही ब्रैड और टोनी बाहर खड़ी एक गाड़ी लेकर तेजी से अपने प्लेन की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर सभी पैसेंजर्स ब्रेड के इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि ब्रेड जल्द ही उनके लिए मदद लेकर आ जाएगा। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर यह लोग खुश हो जाते हैं और यह लोग समझते हैं कि ब्रैड उनके लिए रेस्क्यू टीम बुला लिया है। लेकिन यह रेस्क्यू टीम नहीं, बल्कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी थे। वह लोग गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। उन गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी ने भी सुन ली थी, जिसके बाद यह लोग कार की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी ग्रुप का लीडर दातू एयर होस्टेस से सभी यात्रियों की लिस्ट मांगता है। डर के मारे जल्दी से एयर होस्टेस उसे लिस्ट ला कर दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी डेल से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ पर है, जिस पर को डेल बताता है कि किसी काम से वह जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। तभी वहाँ पर ब्रैड और टोनी भी पहुँच जाते हैं, लेकिन यह दोनों चुपके से दूर से इन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान एक लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वह लोग गोली चलाकर उसे मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड उनकी मदद करने के लिए जाना चाहता है, पर टोनी उसे रोक लेता है और टोनी कहता है कि तुम शांत रहो, अभी जाना ठीक नहीं। गैंग का लीडर सभी पैसेंजर्स को एक बस में बैठा लेता है और गैंग का लीडर अपने 2 साथियों को वहीं छोड़कर उनसे कहता है कि जाओ, जहाज के अंदर जो भी कीमती सामान है उसे ले आओ। जिसके बाद यह लोग सभी पैसेंजर्स को अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। गैंग के जाने के बाद ब्रेड टोनी पर गुस्सा करने लगता है कि वो लोग हमारे पैसेंजर्स को ले गए और तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया। जिस पर टोनी उसे समझाता है कि वो लोग काफी ज्यादा थे, अगर तुम चले भी जाते तो इतनी बड़ी आर्मी से अकेले नहीं लड़ पाते। यात्रियों के सामने इस तरह की निर्दयता देखकर सबके मन में मौत का डर बैठ जाता है। आतंकियों का सरगना दातू सभी यात्रियों को एक बस में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ 2 आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है ताकि वे यात्रियों का सामान इकट्ठा कर सकें। यही मौका देखकर ब्रैड और टोनी एक आतंकवादी को मार गिराते हैं और दूसरे आतंकवादी को बंदूक की नोक पर रखकर वे पूछताछ करते हैं कि यात्रियों को कहां ले जाया गया है। पहले तो वह कुछ बताने से मना करता है, लेकिन सख्ती से पूछने के बाद आखिरकार वह जगह की लोकेशन बता देता है। कैप्टन समय बर्बाद किए बिना प्लेन के कॉकपिट में जाकर अपनी यूनिफॉर्म पर उस जगह का पता लिख लेता है। इसके बाद वह उस बचे हुए आतंकवादी को भी मार देता है और उसकी जीप लेकर बताई गई लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। उधर न्यूयॉर्क कंट्रोल सेंटर में कंपनी के अधिकारियों को प्लेन की सही लोकेशन मिल जाती है। डेविड तुरंत वह लोकेशन अपनी 4 लोगों की स्पेशल फोर्स टीम को भेज देता है। इधर आइलैंड पर आतंकवादी सभी यात्रियों को एक सुनसान बस्ती में लाइन से खड़ा कर देते हैं। फिर वे उनका नाम और देश पूछकर
एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में उनकी सरकारों से मोटी रकम की मांग कर सकें। उधर चारों स्पेशल फोर्स कमांडो प्लेन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क में बैठे अधिकारी यह सब सीधे देख रहे थे। कमांडो पूरे इलाके की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कैप्टन ब्रैड का लिखा हुआ वह पता ही मिलता है, उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ टॉरेंस और लुइस आतंकवादियों की उसी बस्ती में पहुंच चुके होते हैं। चारों तरफ हथियारबंद लोग खड़े थे, आतंकवादियों की पहरेदारी करते हुए देखते हैं। वे बहुत ही सावधानी से 2 आतंकियों को मार देते हैं। उसके बाद वे दोनों आगे बढ़ते, जहां पैसेंजर्स को रखा गया था वहां बहुत सारे गार्ड लगे हुए थे। ये देखकर टोनी को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वह वहां पर रखा हथौड़ा उठाकर एक एक करके सभी को मारता जाता है और ब्रैड एक आदमी से उनकी चाबी लेकर सभी को आजाद कर लेता। कैप्टन अपने सभी यात्रियों से कहता है कि उन्हें फिर से प्लेन के पास लौटना होगा, क्योंकि मैंने टेलीफोन के जरिए मदद के लिए मांगा लिया है। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाएगी। ये कहकर कैप्टन सभी यात्रियों को बस में बैठने के लिए कहता है, लेकिन बस चलने से पहले टोनी ब्रेड के पास आकर बताता है कि बाहर बहुत सारे गुंडे बंदूक ले खड़े हैं जो हमें देखते ही हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर देंगे। जब ब्रेड पैसेंजर्स की तरफ देखता है तो वह सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब यहाँ ब्रेड अपनी जान को खतरे में डालते हुए एक फैसला करता है और टोनी से कहता है कि मैं वहाँ पर मौजूद सभी आतंकवादियों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम मौके का फायदा उठाते हुए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से ले जाना। पहले तो टोनी ब्रेड को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा करने से वह लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन ब्रेड कहता है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ये सुनकर टोनी मान जाता है। ब्रेड वहाँ से निकलकर आतंकवादियों के पास आता है। वहाँ ब्रेड गैंग के लीडर से बात करता है कि मैंने हेल्प के लिए इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाएगी, इसलिए सभी पैसेंजर्स को यहाँ से जाने दो। ये सुनकर सभी गैंग वाले ब्रेड पर हंस पड़ते हैं और ब्रेड को पीटने लग जाते हैं। गैंग का हेड कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसों के बिना मैं किसी को नहीं छोड़ता। और अब जैसे ही यह लोग ब्रेड को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर प्राइवेट रेस्क्यू टीम पहुंचकर आतंकवादियों पर हमला कर देती है और काफी देर तक गोलीबारी करने के बाद गैंग के कई सारे लोगों को मारकर वो ब्रेड को छुड़ा लेते हैं और ब्रेड को बस में उठाकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ गैंग का लीडर देखता है कि उसके कई सारे साथियों के साथ उसका छोटा भाई भी मारा गया। यह देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कसम खाकर कहता है कि वो इन लोगों में से एक को भी नहीं छोड़ेगा और सभी को चुन चुन कर मारेगा। इसके बाद वह अपनी टीम से कहता है कि जल्दी से तैयारी कर लो, हम जल्द ही इन लोगों को मारने के लिए निकलेंगे। बस में प्राइवेट टीम का कैप्टन सभी को बताता है कि हम बस 5 लोगों की छोटी सी एक प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें यहाँ बचाने के मिशन पर आए हैं और हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है। रेस्क्यू टीम को यहाँ आने में कुछ टाइम और लगेगा। ये सुनकर ब्रेड घबरा जाता है और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि गैंग वाले जल्द ही हमारे पीछे आएंगे और हमें देखते ही मार डालेंगे। पर मेरे पास एक आइडिया है। जहाज के पास पहुंचते ही ब्रेड सभी पैसेंजर्स से कहता है कि जहाज में पावर वापस आ चुकी है, यानी अब जहाज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए आप सब लोग जल्दी से जहाज में बैठ जाओ, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें यहाँ आने में वक्त लगेगा और अगर हम यहाँ रुके तो उन आतंकवादियों के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जबकि ब्रेड प्लेन की तमाम चेकिंग करने में लग जाता है और प्राइवेट टीम के लोग पहले से आने वाले खतरे के लिए तैयार बैठ जाते हैं। तभी अचानक वो आतंकवादी ग्रुप आकर उन पर हमला कर देता है, जिन्हें देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है और यहाँ दोनों तरफ से काफी गोलीबारी होती है। पर इस प्राइवेट टीम के पास काफी अच्छी गन्स थी, जिस वजह से वह बहुत सारे गुंडों को मार देते हैं। ब्रेड जल्दी से प्राइवेट टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट के बाद जहाज को स्टार्ट करने वाला हूँ और तुम सब भी जल्दी से जहाज में चढ़ जाना। इसके बाद ब्रेड टोनी के पास जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरे इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया। ब्रेड खुद को गोलियों से बचाते हुए अंदर जहाज में आकर अपने केबिन में बैठ जाता है और अपने साथी को पायलट के साथ मिलकर प्लेन को स्टार्ट करने में लग जाता है। उधर टोनी के पास गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वह बुलेट्स ढूंढने के लिए प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहां पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है। लेकिन इस वक्त टोनी पैसों को छोड़कर दूसरी बैग से गोलियां निकालकर दोबारा आतंकवादियों से लड़ने लगता है। यहाँ तब तक ब्रेड भी प्लेन को राइट साइड पर घुमा देता है। अब प्राइवेट टीम के सोल्जर्स भी एक एक करके जहाज में चढ़ने लगते हैं और टोनी उन्हें कवर फायर देता है। पावर आने की वजह से रेडियो भी काम करने लग जाता है। अब ब्रेड को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई सुरक्षित जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। अब सभी लोग जहाज में चढ़ जाते हैं, पर टोनी नहीं चढ़ता। वह पैसों से भरा बैग लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि अगर वह इनके साथ प्लेन में वापस गया तो पुलिस वाले उसे फिर से पकड़कर जेल में डाल देंगे। दातू अपने साथियों को मरता हुआ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वह प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का कहता है, लेकिन सही टाइम पर टोनी उसे देख लेता है। अब टोनी जल्दी से बंदूक उठाकर उसे शूट करके मार देता है और सभी लोगों की जान बचा लेता है। ये देखकर ब्रेड टोनी के इस काम से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी दातू भी रॉकेट लॉन्चर से प्लेन को उड़ाने वाला ही था। ये देखकर ब्रैड अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन
को उसके ऊपर चढ़ाते हुए प्लेन को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। यह देखकर टोनी सभी पैसेंजर्स और ब्रेड के लिए खुश होता है और पैसों का भरा हुआ बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। ब्रेड जहाज को इस आइलैंड से दूर ले जाता है और जहाज का मालिक उसे एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है जहां यह लोग जा सकते थे, जो अब इनके काफी करीब था। ब्रेड एयरलाइन कंपनी के मालिक की बताई हुई जगह की तरफ जहाज को ले जाता है, लेकिन तभी एक बार फिर जहाज के इंजन में आग लग जाती है और जहाज तबाह होने लगता है। इसीलिए ब्रेड दोबारा से इमरजेंसी वार्निंग ऑन करता है और धीरे धीरे जहाज को नीचे रनवे पर लाने की कोशिश करता है। आखिरकार काफी मेहनत और कोशिशों के बाद ब्रेड प्लेन को सुरक्षित रनवे पर उतार देता है और सभी यात्रियों की जान बच जाती है। ब्रेड और उसका को पायलट बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं प्लेन कंपनी का मालिक और उसकी टीम भी राहत की सांस लेते हैं। अब ब्रेड पीछे जाकर पैसेंजर्स का हाल देखता है। वह देखता है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये देखकर उसके दिल को सुकून मिल जाता है। वहाँ खड़े सभी पैसेंजर्स ब्रेड के लिए तालियां बजाने लगते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। कुछ ही देर में वहाँ रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है। उन्हें देखकर सभी पैसेंजर्स खुश हो जाते हैं। यहाँ ब्रेड सभी पैसेंजर्स को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है और कैप्टन फाइनली सुकून की सांस लेते हुए जहाज की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी से कॉल पर बात करता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।